का अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, आदर्श, विशेषताएं और सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और ये पेपर फर्स्ट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें ये टॉपिक है, आज का टॉपिक यही है, वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, आदर्श एवं विशेषताओं के सिद्धांत। इसके पहले जो टॉपिक है उसको हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग अभी तक ना देखे हो तो देख सकते हैं। और इस वीडियो का अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग इतना पॉइंट देखने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे ये हो गया, अर्थ देखने वाले हैं, वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य देखने वाले हैं, आदर्श, विशेषताएं और सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं, मीनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन। मीनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा का व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ क्या होता है। वाइडर मीनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यापक है। व्यापक अर्थ का मतलब हो गया कि जो जीवन पर्यंत हम लोग सीखते हैं, यहाँ पे जीवन पर्यंत, इसका अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से है। शिक्षा को एक ऐसा साधन समझा जाता है जो कि मनुष्य को सभ्य बनाती है तथा उसका जीवन उन्नत करती है। इस तरह मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता है। यानी व्यापक अर्थ में देखें तो जो जीवन भर में हम कभी ना कभी सीखते रहते हैं तो वो व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। और अगर संकुचित अर्थ के अंतर्गत हम लोग देखें, इसका अर्थ उस शिक्षक से होता है, जैसे विद्यालय में हो गया, विद्यालय में एक निश्चित सिलेबस होता है और उसमें टाइम होता है कि इतने दिन में इतना ख़त्म करना है, एक टीचर होते हैं और बच्चे होते हैं। तो इसका एक संकुचित अर्थ हो गया। इसका अर्थ उस शिक्षा से था जो औपचारिक होती थी। औपचारिक मतलब जो घर से बाहर यानी विद्यालय में प्राप्त की जाती है। बालक अपने जीवन के कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता था और वहाँ गुरु से ज्ञान प्राप्त करता था। गुरु के यहाँ प्राप्त यह शिक्षा व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती थी तथा जीवन में उसको जीविकोपार्जन करने के योग्य भी बनाती थी। अब हम लोग देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श क्या थे। आइडियल्स एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक पीरियड एजुकेशन। तो इसमें ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता, वैदिक कालीन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें ईश्वर भक्ति और धार्मिकता के बारे में सिखाया जाता था। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है, वैदिक काल में धर्म को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋषि, महर्षि, पुरोहित आदि लोग शिक्षा का निर्धारण तथा शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो कौन लोग? ऋषि, महर्षि तथा पुरोहित, ये शिक्षा देने का कार्य करते थे। अतएव इस काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईश्वर भक्ति एवं धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करना था। यहाँ पे ईश्वर भक्ति, यहाँ देख सकते हैं, ईश्वर भक्ति तथा धर्म के नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था थी। यानी जब बच्चे का एडमिशन विद्यालय ले जाया जाता था, गुरुकुल में लाया जाता था, तो वहाँ पे संस्कार, अलग अलग संस्कार थे। बालक को नियम पूर्वक दैनिक कार्य करने होते थे। वह विभिन्न धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होता था और संध्या पूजन विधिवत करता था और शाम के समय जो है वो संध्या पूजन करता था। यहाँ पे इस प्रकार गुरुकुल का सारा वातावरण धार्मिक भावना से भरा पूरा था। चरित्र निर्माण, यानी वैदिक एजुकेशन की ये विशेषताएं थी, तो उसमें चरित्र निर्माण का भी सिखाया जाता था कि किस प्रकार से चरित्र का निर्माण किया जाए। इसमें वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का चरित्र निर्माण था। उस समय एक विद्वान से एक चरित्रवान व्यक्ति उत्तम समझा जाता था। यानी उस समय एक विद्वान से एक, या अगर कोई विद्वान है और एक चरित्रवान है तो विद्वान से अच्छा जो है चरित्रवान उत्तम समझा जाता था। व्यक्तित्व का विकास करना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, संयम, न्याय आदि गुणों का विकास बालकों में किया जाता था तथा समय समय पर भाषण देने का अवसर दिया जाता था। यानी इन सभी का विकास जो है बालकों में किया जाता था, जैसे आत्मसम्मान हो गया, आत्मविश्वास हो गया, आत्मसंयम हो गया और न्याय हो गया। और इनको जो है समय समय पर भाषण देने का अवसर भी दिया जाता था। ये सब जो गुण बालकों में लाए जाते थे, इनका केवल सैद्धांतिक पक्ष ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि क्रियात्मक पक्ष भी महत्वपूर्ण माना जाता था। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना, यानी नागरिक तथा समाज में जो कर्तव्य है उनका पालन करने योग्य बनाना वैदिक कालीन में सिखाया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा का एक उद्देश्य बालकों को नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना भी था। इसके लिए बच्चों की भावना स्वार्थ रहित होकर दूसरों के लाभों को ध्यान में रखकर शिक्षा देना था। बालकों को इस बात का बोध कराया जाता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे समाज में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होता था। व्यक्ति को अपने समाज तथा घर, परिवार और समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते थे आदि बातों का ज्ञान कराया जाता था। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त करके जब शिष्य अपने गुरुदेव से अलग होने लगता था तो गुरु उसे अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता करना तथा समाज सेवा आदि के उपदेश देकर भविष्य में अच्छे कार्य को करने का आदेश देता था। अब इसमें हम लोग इतना बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा इसलिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि अगर आप PDF से पढ़ना चाहें, अगर यहाँ पे हेडिंग नहीं समझ में आया, जैसे नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना, अब इसमें क्या लिखे ये नहीं समझ में आ रहा, हम इतना भी, ये केवल हेडिंग है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने योग्य बनाना, इतना भी पॉइंट आपको समझा सकते हैं। लेकिन जब आप PDF से पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा, और PDF इस प्रकार से हम बना रहे हैं कि आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर भी PDF को आसानी से पढ़ सकते हैं अगर वीडियो नहीं देखते हैं। वैसे अगर वीडियो 2-3 बार अगर देख लेते हैं डबल स्पीड करके, या मतलब 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम में जो है सब समझ में आ जाएगा। इसमें इतना पॉइंट अगर हम 15 पॉइंट कराते हैं तो उसमें से आप लोग 50% ज़रूर लिख के आएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। इसमें सामाजिक कुशलता का विकास करना, हम इतने पे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसलिए हम लिख दिए हैं इतना कि आप लोग खुद से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सामाजिक कुशलता का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा में बालक को समाज में रहकर अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने को भी शिक्षा दी जाती थी। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके लिए व्यावसायिक शिक्षा जो है बच्चों को दी जाती थी, जिससे कि वह बालक अपने व्यवहारिक जीवन में किसी प्रकार की असफलता का सामना न कर पाएँ। उसको शिक्षा द्वारा जीविकोपार्जन के योग्य बना दिया जाता था। उस समय वर्ण व्यवस्था भी विकसित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो था, छात्रों को उनके वर्ण के अनुसार ही कार्य की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह की शिक्षा प्राप्त करके वह केवल अपने परिवार तथा समाज के ही लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के, देश के कल्याण के लिए योग्य हो जाते थे। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार करना, यानी राष्ट्रीय संस्कृति जो है उसका संरक्षण करना और जो संस्कृति है उसका प्रसार करना। वैदिक कालीन संस्कृति का एक उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रसार करना था। उनको इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी कि वह अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक परंपरा का संरक्षण कर सके। वर्ण व्यवस्था तो थी, इसी के अनुसार लोग कार्य करते थे, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय संस्कृति सुरक्षा को बड़ा बल मिलता था। जैसे परिवार का बड़ा या पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय की शिक्षा देता था, ब्राह्मण वेदों और कंठस्थ कर लिया करते थे तथा उसे अपने शिष्यों को भी कंठस्थ करा देना अपना कर्तव्य समझते थे।
इस तरह वैदिक काल में राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार शिक्षा का वर्ण व्यवस्था के द्वारा विशेष रूप से होता था। उक्त वर्णन से यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था ताकि वह अपने परिवार की, समाज की तथा राष्ट्र की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के योग दे सके। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता और सिद्धांत के अगर बारे में बात करें तो गुरुकुल प्रणाली, यानी वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली था, गुरुकुल सिस्टम। रविन्द्रनाथ टैगोर के इस कथन द्वारा हमारी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। उन्होंने लिखा है, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, भारतीय संस्कृति का निर्माण नगरों नहीं बल्कि वन प्रांतीय आमों में ही हुआ था। वैदिक काल भारत में उपनयन संस्कार के उपरांत थी। इसमें देखिए संस्कार जो दिया है, वैदिक कालीन भारत में उपनयन संस्कार के उपरांत ही प्रायः 8 वर्ष की अवस्था में बालक गुरु के गृह में भेज दिया जाता था। कब भेज दिया जाता था? 8 वर्ष की अवस्था में। और जब विद्या प्राप्त करने के लिए शिष्य गुरु के पास जाता था बालक, तो उसे उपनयन संस्कार कहते थे। वहाँ पहुंचकर वह अंतेवासी अथवा गुरुकुलवासी कहलाता था। उसके बाद में यह गुरुकुल जन कोलाहल यानी शोरगुल जहाँ होता था उससे दूर स्थित होता था। लेकिन ये गुरुकुल नगरों या गांवों से बहुत दूर नहीं होते थे, यानी नगर और गांव जो थे उससे बहुत दूर नहीं होते थे। इसका कारण यह था कि अधिक दूर रहने पर खाद्य सामग्रियों का अभाव हो जाने पर मिलना कठिन हो जाता था। यह निश्चित है कि गुरु गृह में रहकर छात्र अपने गुरुओं से काफ़ी सीख लेते थे, क्योंकि वह 100% गुरुओं का ही अनुकरण करते थे। वहाँ उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता था। गुरुकुलों पर राज्य या शासन का नियंत्रण नहीं था। शिक्षा का सम्राट स्वयं गुरु होता था। वह जो चाहता था वही शिक्षा दे सकता था। गुरु विद्यार्थियों के मानस पिता होते थे। वह छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि उनको पालन पोषण, वेशभूषा आदि का भी ध्यान रखते थे। ये गुरुकुल विद्यालय का भी कार्य करते थे। यानी जो गुरुकुल के बच्चे थे वो विद्यालय का भी कार्य करते थे तथा गुरु के घर का भी कार्य करते थे। यानी जो गुरु होते थे उनके घर का भी कार्य करते थे बच्चे। इन गुरुकुलों में साधारणतया दोनों ही विशेषताएं पाई जाती थी। आज के विद्यालयों में इस बात का अभाव होता है। उपनयन संस्कार का महत्व, यानी उपनयन संस्कार का क्या महत्व था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार का बड़ा महत्व था। बिना इस संस्कार के बालक के अध्ययन कार्य आरंभ नहीं होते थे। विद्या आरंभ करने के लिए यह संस्कार आवश्यक था। यानी जब विद्या आरंभ करने थे तो उस समय यह संस्कार आवश्यक होता था। उपनयन संस्कार के पहले बालक शूद्र समझा जाता था। यानी जब तक उपनयन संस्कार बालक का नहीं होता था तो वो तब तक शूद्र समझा जाता था। और उपनयन संस्कार होने के बाद ही वह नया जीवन शुरू करता था। अब उसको द्विज कहकर पुकारा जाता। द्विज मतलब जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। यहाँ पे देखिए द्विज कहा जाता था। एक बार तो जब जन्म होता है और उसके बाद में जब उसको गुरु के पास भेजा जाता था उपनयन संस्कार के लिए, तो उसके बाद में एक जन्म होता था। तो इसीलिए जो है द्विज कहकर पुकारा जाता था दूसरी बार। आज विद्यालयों में बालक के प्रवेश पाने पर यह संस्कार नहीं किया जाता था। जो उपनयन संस्कार वैदिक कालीन में होता था, प्राचीन कालीन में, वह वर्तमान समय में संस्कार नहीं किया जाता है। अब ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल, उस समय जो है ब्रह्मचर्य जीवन पर विशेष बल दिया जाता था। गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था कि वह सादा जीवन और उच्च विचार, यहाँ पे देखिए उच्च विचार के आदर्शों को मानकर चले।
बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते थे उस समय। उसमें आत्मसंयम होता था, वह स्त्री के बारे में सोचता भी नहीं था। यहाँ पे देखिए, वो स्त्री के बारे में सोचता भी नहीं था। स्पर्श करना और देखना तो दूर की बातें थी। इसका एक कारण और भी था कि छात्रों का वातावरण, खान पान आदि इतने सादे होते थे, देखिए इतने सादे होते थे कि विचारों में इसकी पवित्रता होती थी। इसीलिए बुरी आदतों से बचने के लिए आपको सादा भोजन करना चाहिए। यहाँ से स्पष्ट होता है कि बुरी बातें मस्तिष्क में नहीं आती थी सादा भोजन करने के बाद। यहाँ पे लिखा है, देखिए कि बुरी बातें मस्तिष्क में नहीं आती थी। विद्यार्थी 25 वर्ष तक की अवस्था में सामान्यतः ब्रह्मचारी रहकर गुरु गृह में ही रहता था। शिक्षा कार्य समाप्त करने के उपरांत ही वह अपने घर आकर विवाह करता था। यानी जब शिक्षा कार्य समाप्त हो जाता था तो वह विवाह करता था और वहीं से उसका गृहस्थ जीवन शुरू हो जाता था। यानी सादा भोजन ब्रह्मचर्य में आपको करना चाहिए और उसके बाद में जब शादी हो जाए तो मसालेदार भोजन करना चाहिए। ये तो प्राचीन काल से ही पता हो जाता है हम लोगों को। उचित समय पर शिक्षा का शुभारंभ, यानी जो उचित समय होता है उस समय शिक्षा का आरंभ हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे वैदिक कालीन में शिक्षा का शुभारंभ बाल्यावस्था, यहाँ पे बाल्यकाल से ही कर दिया जाता था। आज भी ऐसा ही किया जाता है क्योंकि बाल्यावस्था ही शिक्षा की एक उत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में उसकी बौद्धिक शक्ति अत्यंत कुशाग्र एवं स्मरण शक्ति तेज होती है। इस समय बाल्यावस्था में बालक का जो है बौद्धिक शक्ति बहुत ही कुशाग्र एवं स्मरण शक्ति यानी याद करने की क्षमता अधिक होती है। बालक मनन चिंतन भी कर सकता है। इसीलिए वैदिक काल में 5 से 8 वर्ष की अवस्था में ही उपनयन संस्कार करके शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। डॉक्टर आलतेकर ने इस संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय समझते थे कि यदि शिक्षा आरंभ करने में विलंब किया जाता है तो उसके अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते हैं। यानी शिक्षा प्रारंभ करने में विलंब नहीं करना चाहिए, आलतेकर ने कहा है। व्यवहारिक तथा पूर्ण शिक्षा पर बल देना चाहिए। वैदिक कालीन शिक्षा केवल पुस्तकीय ही नहीं, यहाँ पे देखिए पुस्तकीय ही नहीं, अर्थात इस शिक्षा द्वारा बालक का केवल आध्यात्मिक विकास ही नहीं किया जाता था बल्कि आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ उसके वर्तमान जीवन पर भी ध्यान दिया जाता था। बालकों के जीवन में काम आने वाली शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसीलिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पे देखिए व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ ही क्रियात्मक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। गुरु शिष्य का संबंध किस प्रकार से होता था? गुरु शिष्य का संबंध जो है पिता और पुत्र सा होता था। वैदिक कालीन शिक्षा की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि गुरु और शिष्य प्रेम तथा संबंध पिता के पुत्र की तरह होता था। गुरु अपने शिष्य को मानस पिता और शिष्य अपने गुरु का मानस पुत्र होता था। गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन शिष्य बड़े ही आदर के साथ करता था। आजकल गुरु और शिक्षा के संबंध में बहुत बड़ी कमी आ गई है। आज यह संबंध विद्या रूपी सौदे के क्रेता और विक्रेता के रूप में रह गया है। आजकल जब तक आप कोचिंग या क्लासेस पढ़ते हैं तभी तक गुरुजी पहचानते हैं और बच्चे तो हमेशा पहचानते हैं। तो वही इसमें लिखा है कि आज यह संबंध विद्या रूपी सौदे के क्रेता और विक्रेता के रूप में रह गया है। आज का शिष्य तो जब तक गुरु की शिक्षा प्राप्त करता है तब तक भी उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वैदिक कालीन के शिष्य जब तक गुरुकुल में रहते थे तब तक ही गुरु की आज्ञा का पालन नहीं बल्कि जीवन पर्यंत आज्ञा का पालन करते थे और एक एक शब्द लकीर पर चलते थे। गुरु के बताए गए एक एक शब्दों के लकीर पर चलते थे। शिक्षा में धार्मिक तत्वों का महत्व, यानी धार्मिक जो तत्व थे उसका क्या महत्व होता है शिक्षा में। वैदिक काल के शिक्षा
का जीवन धर्ममय होता था, क्योंकि शिक्षा की विभिन्न क्रियाओं में धर्म के क्रियात्मक स्वरूप पर बल दिया जाता था। उस समय शिक्षा धार्मिक तत्व में हो गया, जैसे प्रार्थना हो गया, संध्या हो गया, यज्ञ, वेद, ग्रंथ, पूजा आदि से परिपूर्ण होते थे। बालक गुरुकुल में रहकर इन सभी तथ्यों को व्यवहार में लाते थे। अन्य विषयों की शिक्षा में भी उस समय धार्मिक पुट वर्तमान होते थे। चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण पर बल देना, वैदिक काल में जो है चरित्र का निर्माण करना और व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बल दिया जाता था। जैसे कि हमारी आज की शिक्षा व्यक्ति को केवल जीविका उपार्जित करने के लिए ही तैयार करती है, उस समय की शिक्षा जीवन में योग्य बनाते हुए छात्रों के चरित्र और उसके व्यक्तित्व के विकास पर भी बल देती थी। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रत्येक क्रिया आदर्श चरित्र और व्यक्तित्व निर्माण को बल देने वाली थे। छात्र ब्रह्म मुहूर्त में ही जागते थे, रोज समय पर पूजा करते थे और डेली जो है वो पूजा करते थे, सत्य बोलते थे, हमेशा जो है सत्य बोलते थे गुरुकुल के बच्चे। आत्म संयम का जीवन व्यतीत करना। सारांश यह है कि उस समय की शिक्षा का उद्देश्य ही था कि मनुष्य को मनुष्य बनाना। मनुष्य मनुष्य बनता है तब जबकि उसमें मनुष्य के सभी गुण विकसित हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में मनुष्य के सभी गुणों का विकास हो जाएगा, स्वभावतः उसका व्यक्तित्व आदर्श व्यक्तित्व कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति में आदर्श चरित्र अवश्य मिलेगा, यानी जिसका व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा उसमें जो है आदर्श चरित्र अवश्य मिलेगा। वैदिक काल की शिक्षा इसी पर ध्यान देती थी, चरित्र निर्माण करना और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। भिक्षावृत्ति की प्रथा। वैदिक काल की शिक्षा में भिक्षावृत्ति एक विचित्र प्रथा थी। गुरु आश्रमों में शिक्षा प्राप्त करने वाले हर विद्यार्थी का यह धर्म होता था कि वह भिक्षा मांगे, यानी जितने भी बच्चे थे गुरुकुल में वो अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनका एक धर्म होता था कि वो भिक्षा मांगे। इस भिक्षा के द्वारा गुरु तथा शिष्यों का भरण पोषण किया जाता है, यानी भिक्षा के द्वारा जो कुछ आता था उसके द्वारा गुरु और शिष्यों का भरण पोषण किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा की इस विशेषता से अनेकों लाभ होते थे। इन लाभों का उल्लेखनीय नीचे दिया गया है। तो इससे क्या, भिक्षा मांगने पर बच्चों के द्वारा जो फ़ायदा होता था उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लाभ होते थे। अब यहाँ पे है, सबसे पहले देखते हैं लाभ में हम देखते हैं जो विद्यार्थी निर्धन होते थे उनको भी शिक्षा पाने का अवसर मिलता था। यानी जो विद्यार्थी निर्धन होते थे, जिनके पास कुछ नहीं होता था, उनको जो है शिक्षा पाने के अवसर मिलता था। गरीब अमीर सभी छात्र बराबर होते थे उस समय, तथा उनमें वास्तविक भाईचारे के संबंध का विकास होता था। विद्यार्थियों में से अहंकार की भावना, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों में से अहंकार की भावना का समूल विलय हो जाता था और इसके स्थान पर विनय, दया, प्रेम, सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों का विकास होता था। चौथा पॉइंट इसमें देखते हैं क्या फ़ायदा होता था। शिक्षा काल में विद्यार्थी अपने घर या परिवार पर निर्भर नहीं रहते थे। इसमें उनमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता था तथा वह स्वावलंबन का पाठ पढ़ते थे। पांचवा पॉइंट क्या है, विद्यार्थी समाज से आर्थिक सहायता लेकर पढ़ते थे, इसीलिए वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। वह समाज के प्रति अपने सब प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जागरूक रहते थे। इन्हीं लाभों को प्राप्त करने के लिए ही विद्यार्थी भिक्षावृत्ति को अपनाते थे। तो इतने लाभ हो गए भिक्षावृत्ति के, आप लोग देखें। और दैनिक दिनचर्या का महत्व इनका क्या होता था। तो वैदिक कालीन में शिक्षा में दिनचर्या के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था।
विद्यार्थी सूर्योदय के पूर्व यानी सूर्योदय के पूर्व जग जाते थे। सूर्य के निकलने से पूर्व ही विद्यार्थी जग जाते थे। वहीं से उनके क्रियाकलाप आरंभ हो जाते थे और रात्रि तक के क्रियाकलाप कठोर नियमों के श्रृंखला में बंधे हुए चलते थे। उन सभी नियमों का पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था, यानी जो उस समय नियम थे सभी के लिए आवश्यक होता था। इन सभी क्रियाकलापों को वह नियमित ढंग से करते थे। वह बालक के जीवन के अंग बन जाते थे। इससे लाभ यह होता था कि आने वाले पूरे जीवन में विद्यार्थी उन नियमों का पालन करता था, उनकी एक आदत बन जाती थी। गुरुदेव की सेवा करते हुए तथा दैनिक जीवन में कठिन परिश्रम करते हुए विद्यार्थी सेवा और श्रम के महत्व को समझ लेता था। साधारण दंड की व्यवस्था, यानी वैदिक काल में जो शिक्षा में दंड दी जाती थी उसमें क्या क्या था। वैदिक कालीन शिक्षा में दंड की भी व्यवस्था थी, लेकिन यह दंड अत्यंत कठोर नहीं होते थे। यह दंड तो जो होता था ये अत्यंत कठोर नहीं होता था। यहाँ पे देख सकते हैं। सच तो यह है कि उस समय की शिक्षा में दंड किस कार्य के लिए कितना दिया जाता है इस पर कोई निश्चित तथ्य नहीं प्राप्त है, यानी कोई कम दंड और ज़्यादा दंड इसका कोई निश्चित तथ्य नहीं था। हाँ, कुछ महापुरुषों के विचार इस संबंध में, यानी अलग अलग महापुरुषों ने दंड के बारे में अपना वक्तव्य कहा है। यहाँ पे है, आप स्तंभ के अनुसार अध्यापक को चाहिए कि वह दोषी छात्रों को अपनी उपस्थिति से दूर भेज दे अथवा ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई व्रत निर्धारण कर दे। और मनु का कहना है, मनु क्या कहते हैं, मनु कहते हैं कि दोषी छात्र को बिना कष्ट दिए हुए उन्हें मधुर भाषा में शिक्षा प्रदान करें। लेकिन यदि विद्यार्थी ने कोई भयानक अपराध कर दिया है, यानी बड़ा अपराध कर दिया है, तो उसको रस्सी अथवा पतली छड़ी से दंड देना चाहिए। उनको रस्सी अथवा पतली छड़ी या रस्सी से दंड देना चाहिए। यही विचार याज्ञवल्क्य तथा गौतमी का भी है। वैदिक काल में जो दंड दिया जाता था वह केवल आत्म सुधार के लिए ही होता था। संक्षिप्त में कह सकते हैं कि दंड के रूप में विद्यार्थी को समझाना बुझाना, उपवास कराना आदि नियम थे। यहाँ पे है, समझाना बुझाना और उपवास करवाना आदि नियम थे। पालन पोषण तथा आदर्श वातावरण पर बल। उस समय पालन पोषण किस प्रकार से होता था बच्चों को, और आदर्श वातावरण पर किस प्रकार से बल दिया जाता था। आजकल की तरह वैदिक काल में शिक्षक गुरु यह समझते थे कि बालक को शिक्षा में उसके स्वभाव, वंशानुक्रम, पालन पोषण, वातावरण का विशेष महत्व होता था। आजकल भारत में यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत केवल सैद्धांतिक ही है, लेकिन प्राचीन काल में गुरु लोग इस सिद्धांत का विधिवत पालन करते थे। अथर्ववेद में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उचित अनुकूलन परिस्थितियों में हर बात उपलब्ध हो जाती है। इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। अब विद्यार्थी जीवन के बाद भी स्वाध्याय, यानी जब विद्यार्थी जीवन गुरुकुल से निकल आते थे अपने घर के लिए, तो उस समय क्या होता था, वैदिक काल में विद्यार्थी जब अध्ययन कार्य समाप्त कर देता था, यानी जब अध्ययन कार्य समाप्त हो जाता तो समापन संस्कार के समय, उस समय समापन संस्कार होता था जब विद्या प्राप्त हो जाती थी के समय आचार्य विद्यार्थियों को यह उपदेश देता था, यानी गुरु जो थे वो ये उपदेश देते थे, आदेश देते थे कि उन्होंने अध्ययन काल में जिन ग्रंथों का पठन किया है उनका पठन आगे भी करते रहेंगे, यानी जो कुछ गुरुकुल में पढ़े हैं उनका पठन आगे भी करते रहेंगे। ज्ञान का विस्मरण किसी भी प्रकार न करेंगे। स्वाध्याय के लिए वर्षा काल, अब इसमें जो है प्राचीन काल में वैदिक काल में बताया गया है कि स्वाध्याय सेल्फ स्टडी के लिए वर्षा काल सबसे अच्छा समय माना गया है, क्योंकि इस समय कृषक कृषि कार्य से भी मुक्ति पा गए रहते हैं। सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा, वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो सार्वजनिक थी और निःशुल्क शिक्षा थी। अब यहाँ पे अगर वैदिक काल में ऋषि
ऋण से मुक्ति होने के लिए तथा समाज का विकास करने के लिए हर कोई, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, ब्राह्मण हो अथवा क्षत्रिय हो, सबको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार था और सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। हर किसी को समान रूप से शिक्षा प्रदान प्राप्त करने के लिए पूर्ण अवसर था, क्योंकि उस समय की शिक्षा निःशुल्क थी। वैदिक कालीन की शिक्षा निःशुल्क थी। इस शिक्षा को धनी गरीब तथा सभी लोग प्राप्त कर सकते थे। धनी गरीब यानी चाहे जो भी हो, धनी हो या गरीब हो, सभी लोग प्राप्त कर सकते थे। छात्रों के भोजन आदि की समस्या भिक्षा द्वारा पूरी हो जाती थी, यानी जो छात्र भिक्षा मांगते थे, लाते थे, उसके द्वारा भोजन की व्यवस्था पूरी हो जाती थी अगर वह गरीब छात्र है। शिष्य जब शिक्षा समाप्त कर लेते थे तो अपनी शक्ति के अनुसार गुरुदेव को दक्षिणा देते थे, यानी वो अपनी शक्ति के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते थे। मनु का कहना है इस बारे में, मनु क्या अपना मत देते हैं कि मनु का कहना है कि विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में क्या क्या देते थे, जैसे गाय हो गया, अन्न हो गया, अश्व हो गया आदि दे सकता था। पीएन प्रभु ने लिखा है, हिंदू बालक की शिक्षा आर्थिक स्थिति पर कभी निर्भर नहीं रहती थी। विद्या मंदिर के द्वार राजकुमार तथा दरिद्र सभी के लिए खुले रहते थे, यानी विद्या मंदिर जो होता था वो राजकुमार तथा दरिद्र सभी के लिए खुले रहते थे। अब बाहरी नियंत्रण से मुक्ति, इसीलिए जो है गुरुकुल को थोड़ा अलग जगह बच्चों स्थापित किया जाता था। वैदिक कालीन की शिक्षा बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती थी। प्राचीन काल में शिक्षा राज्य सरकार या अन्य किसी राजनीतिक दल आदि के बाह्य नियंत्रण से मुक्त होती थी। राजा का कर्तव्य था कि वह इस बात को देखे कि विद्वान पंडित बिना किसी विघ्न बाधा के अध्ययन कार्य में रत रहें। इसी प्रकार भारत में शिक्षा पर कोई जातीय प्रभाव, रुचि या पक्षपात का प्रभाव नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़े कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में और इसकी विशेषताएं, अर्थ, आदर्श और उद्देश्य सभी के बारे में हम लोग यहाँ इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। और इस वीडियो का आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे आपको PDF बिल्कुल प्रिंट निकलवा सकते हैं। इतना अच्छा हमने PDF बनाया है और कम पेज में निकलवा सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कमेंट में आप अपना राय ज़रूर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको आप लोग बताइए ताकि हम अगले वीडियो में सुधार कर सकें। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।